चाहिए इंडियन मार्केट्स में, ये भी समझ लेते हैं। और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रणनीति शेयर करने के लिए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका आज भारतीय बाजारों? कल तो अच्छी तेजी थी और इस वक्त जो एशियाई बाजारों से संकेत मिल रहे हैं वो भी काफी मजबूत हैं, तो क्या आप और तेजी एक्सपेक्ट करें हम? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। पूजा देखिए, डेफिनेटली हम पिछली बार मिले थे तभी मैंने ये कहा था कि जिस हिसाब से ओवरऑल मोमेंटम बन रहा है, एक बार ये पुल बैक जो है वो एटलीस्ट कंटिन्यू होना चाहिए। जिस हिसाब से ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, ऑल्दो एक्सट्रीमली पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, बट येस थोड़ा एक पुल बैक के पर्सपेक्टिव से अभी भी ऐसा लग रहा है कि 16,250 टू 16,300 यहाँ तक का पुल बैक ये कंटिन्यू होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी में देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स फ्रंट पे बाय क्रॉसओवर हम देख चुके हैं, जहाँ पे MACD ने एक फ्रेश बाय क्रॉसओवर दिया था पिछले सप्ताह, और ओवरऑल एक गैप का एरिया था वो कहीं ना कहीं फील होता हुआ नजर आ रहा है, जो 10th जून और 13th जून को बना था 16,200 के आसपास, वो आज के सेशन में फील होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव डेटा जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन 16,500 पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पुट राइटर्स अपनी फ्रेश पोजीशन 16,000 पे क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो नई रेंज निकल के आ रही है वो है 16,000 से 16,500 की, और टेक्निकली मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 16,250 टू 16,300 तक का मूव हमें आज के सेशन में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 16,050 का स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये राय आपको निफ्टी पर दे दी गई है। और लेकिन इसके अलावा नीलेश ये बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेकर चले? बिल्कुल, मैं बैंक निफ्टी में भी एक व्यू शेयर करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए काफी अच्छा मोमेंटम हमने कल के सेशन में देखा, लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया। तो दिग्गज कंपनियों में बैंकिंग हैवीवेट स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन पर्टिकुलर काउंटर्स में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो जो ये आउट परफॉर्मेंस है वो मेरा ये मानना है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में 35,300 से लेके 35,500 तक की अपसाइड हमें नजर आती है। 34,700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं मेरी ओर से दोनों खरीदारी के काउंटर से सबसे पहले जिसका हम जिक्र करते हैं इंडेक्स हैवीवेट ICICI बैंक, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 760 के टारगेट्स होंगे, 731 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पहुंच चुका है, और इस ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स DVR, ये दोनों ही काउंटर कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला है। तो टाटा मोटर्स को करंट लेवल पे अभी भी खरीद के चल सकते हैं। अभी भी यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 444 के इमीडिएट टारगेट्स होंगे, 444, और उसके बाद 470 480 तक की अपसाइड यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। 423 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ये जानकारी देने के लिए आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो ये जो रणनीति आज सुझाई गई है, आज भी पुल बैक रैली बन सकती है और 16,300 के लेवल्स तक भी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। बैंक निफ्टी में भी तेजी करने की ही राय होगी 35,300 के लेवल्स के लिए। तो आज बैंकों में काफ़ी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, और इस बीच ICICI बैंक में ये खरीदारी की राय भी दे रहे हैं 760 के लक्ष्य के लिए, और टाटा मोटर्स में भी खरीदारी करने की राय आ रही है। 444 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 423 का। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस बीच ढेर सारी खबरें भी आ रही हैं भारतीय बाजारों के लिए। अपने भी घरेलू फैक्टर्स हैं जो कि आगे प्ले आउट करते हुए दिखाई देंगे। नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है, इन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस अपडेट्स के साथ। अब काफ़ी सारी कंपनी जो Q1 अपने अपडेट जारी कर रही हैं, एक एक करके उनको भी एक बार देख लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए क्वार्टरली अपडेट कौन कौन सी कंपनी ने जारी की है? पूजा, तो सबसे पहले जो है आपकी रियल एस्टेट में जो है ओबरॉय रियल्टी के Q1 अपडेट आए, शानदार अपडेट्स देखने को मिले हैं। और याद रखिएगा रियल एस्टेट कंपनी जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स के भी जो ऑपरेशनल अपडेट आए, पहली तिमाही में जो है सबसे ज़्यादा बुकिंग देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी जो है बुकिंग वैल्यू में 5 गुना का बढ़ोतरी देखने मिला है। हालांकि अगर QOQ नंबर्स देखें तो अभी भी थोड़े सपाट ग्रोथ देखने मिली है, पर पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकता है ओबरॉय रियल्टी में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी जो है AUM लगभग
3,000 करोड़ का है, जो गाइडेंस के मुताबिक था मैनेजमेंट का। रिटेल डिसबर्सल्स में जो है लगभग 25% का इजाफा हुआ है। हालांकि जो रिटेल जो डी प्रमोटराइजेशन है, जो इम्पोर्टेंट स्टॉक जो ट्रिगर है स्टॉक के लिए, जो समीर गहलोत जो है प्रमोटर से जो है एक पब्लिक बन जाएंगे इन्वेस्टर, उनकी जो ऑन ट्रैक है और कैलेंडर ईयर 2020 में इस साल जो है कंप्लीट होने वाली है प्रोसेस। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस में जो है ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में 10% का इजाफा देखने मिला है और रिटेल हेल्थ के जो सेगमेंट है वहाँ पे भी 20% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि हेल्थ ग्रुप के जो आंकड़े हैं वहाँ पे 31% का डाउनटिक देखने मिला है। एसएच केलकर के भी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, आपके परफ्यूम्स बनाती है, उसमें जो है आप जो है रेवेन्यू लगभग सीसी ग्रोथ में 7.5% का ग्रोथ देखने मिला और मैनेजमेंट ने कहा कि डिमांड जो है स्टेबल है, पहले तिमाही में देखने को मिला है। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट Q1 बिजनेस अपडेट्स थे, लेकिन खबरों वाले दम पे शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं और ऑफकोर्स ऑटो इंडेक्स फोकस में रहेगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे था और M&M की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है कि ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और M&M दोनों अपनी जो EV का आर्म है वहाँ पे दोनों 1925 करोड़ दोनों इन्वेस्ट करने वाले हैं और जो वैल्यूएशन आएगी लगभग 70,000 करोड़ की EV बिजनेस की आएगी और ये जो कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है। ऑफ कोर्स इसकी एनालिस्ट मीट भी आज, तो इसके और डिटेल्स हम लोग आपको बताएंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स के जो सेल्स नंबर्स JLR के आप कह सकते हैं जून के, तो यहाँ पे रिटेल सेल्स जो है लगभग तिमाही दर तिमाही फ्लैट देखने मिला, पर ईयर बेसिस पे हालांकि 37% डाउन देखने मिला। इसका मतलब सेमीकंडक्टर इश्यूज अभी भी जो है कंपनी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हालांकि ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल्स पे है, तो ये ज़रूर स्टॉक जो है दोनों फोकस में रखेगा। इसके अलावा फार्मा स्पेस पे डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेगा। फॉर्म 83 में 2 ऑब्जर्वेशन आए हैं उनके श्रीकाकुलम फैसिलिटी से US FDA द्वारा, और वेदांता फोकस में रहेगा जहाँ पे वो एथेना छत्तीसगढ़ पावर को जो एक्वायर करने वाले लगभग 565 करोड़ में, और ये एक्विजिशन कंप्लीट इसी साल जो है इसी वित्त साल होने वाली है। प्रिकॉल भी फोकस में रहेगा आपके मिड कैप स्पेस में। यहाँ पे उन्होंने BMS पावर सेव के साथ करार किया है जहाँ पे वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे EV एप्लीकेशंस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो में बहुत बड़ी न्यूज़ फैक्टर्स आ रही है और EV स्पेस में भी जो है उसमें बड़ी डेवलपमेंट देखने मिले। तो आज जो है टोटल फोकस आपके ऑटो स्टॉक्स में रहने वाला है। बिल्कुल, तो स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। ऑटो इंडेक्स भी अपने हाइस के पास कारोबार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले नीलेश भी टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय सुझा रहे थे, तो यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं कि एक्शन बन सकता है, रैली कंटिन्यू रह सकती है। खबरों के लिहाज से भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा है इन शेयरों पर, तो नज़र रखिए। और इसके अलावा जो बिजनेस अपडेट आए हैं आज उन पर भी फोकस रहेगा। ओबरॉय रियल्टी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, स्टार हेल्थ के नंबर्स आए हैं। SH केलकर ने भी अपने नंबर्स घोषित किए हैं, तो ये तमाम कंपनियों पर आज हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज से अब अर्निंग सीजन की शुरुआत भी होने जा रही है और बड़ी दिग्गज IT कंपनी TCS के नतीजों से ये शुरुआत होगी और नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ बने हुए हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए, TCS के नंबर्स आने वाले हैं, क्या अनुमान करें, कमेंट्री कैसी रह सकती है, नंबर्स में क्या इंपॉर्टेंट वॉच करना होगा इस बार? जी बिल्कुल, तो सबसे बड़ी IT कंपनी भारत की जो है अब रिजल्ट सीजन आ रही है। अब याद रखिए स्टॉक भी लगभग 15% चुका था इस साल। अगर निफ्टी IT इंडेक्स की बात करें तो 3% गिरावट देखने मिला है। वैल्यूएशंस की बात करें तो 40s की जो हाई वैल्यूएशन है वो घट के अबाउट 28 टाइम्स हो गई है आपका FY23 के आंकड़ों देख के। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में लगभग 1.5% का जो ग्रोथ देखने मिलेगा। जो CC ग्रोथ है 3.7% तिमाही दर तिमाही का जो है एक्सपेक्टेशंस रखा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉप लाइन तो स्ट्रॉन्ग रहेगी जितने क्वार्टर से आ रहे हैं, क्योंकि आपको डिजिटल सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। लेकिन स्ट्रीट का फोकस रहने वाला है डिमांड की कमेंट्री अब आगे जाते हुए कैसे रहने वाली है, क्योंकि अब महंगाई आ गई है, रिसेशन आ गए हैं, उससे जो है ग्लोबल क्लाइंट्स के ऑर्डर्स को इम्पैक्ट पड़ता है और मार्जिन्स में ऑफकोर्स अब ट्रैवलिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, सप्लाई साइड कॉस्ट में भी अभी एलिवेटेड है, तो इसके कारण मार्जिन्स में प्रेशर रहने वाला। अगर मार्जिन्स की बात करें तो 140 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट का एक्सपेक्टेशंस है। पैट ऑफकोर्स सपाट रहने का जो है एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो US के जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स है वो लगभग 185 to 200 बेसिस पॉइंट्स आ सकता है। जो वही बात हुई जो मैंने कहा मार्जिन प्रेशर के। इसके अलावा जो है वेज हाइक, ट्रैवल कॉस्ट और सप्लाई साइड प्रेशर में जो है दबाव देखने मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट 2 बात है निवेशकों को देखनी होगी वो रहने वाली है कि लार्ज डील मोमेंटम क्या अब सस्टेन कर रहे हैं कि अब छोटे छोटे डील में तब्दील हो रही है ऑर्डर्स। और दूसरा है एट्रिशन रेट। अभी भी इंडस्ट्री एट्रिशन रेट जो है 15% से ऊपर एट एन एवरेज चल रहा है और अभी भी अलार्मिंग लेवल है। तो ये 2 जो इंपॉर्टेंट बात है, एट्रिशन और लार्ज डील मोमेंटम और रिसेशन का इम्पैक्ट क्लाइंट्स का, ये 3 पे जो है फोकस आज रहने वाला है।
बिल्कुल, तो एट्रिशन पर फोकस रहेगा, किस तरह के डील्स मिल रहे हैं, इन तमाम बातों पर नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो टीसीएस के नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आने वाले समय में अब आईटी कंपनियों की चाल कैसी रह सकती है, उनका आउटलुक क्या रह सकता है, और यूएस मार्केट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है उनके लिए, और वहाँ पर रिसेशन की बात अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो कितना इम्पैक्ट उसका देख रहे हैं तमाम कंपनियाँ, ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी टीसीएस के नतीजों में देखने के लिए, और ये आगे आने वाले समय में आईटी शेयरों की और आईटी कंपनियों की चाल भी तय कर सकती है। चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की। आगे आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव बना हुआ है। कल हमने देखा था कि एक पुल बैक रैली भी देखने को मिली थी, हल्की रिकवरी निश्चित स्तरों से देखी गई थी कमोडिटी स्पेस में भी। तो एक बार समझ लेते हैं कि वहाँ पर क्या करें। और केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी अपनी रणनीति शेयर करने के लिए। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ उस प्रदेश को समय देने के लिए। क्या करना चाहिए? कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा उठापटक हम देख रहे हैं, लगातार बनी हुई है, और उसका असर भारतीय बाजारों पे भी इक्वली पड़ रहा है। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर राय दीजिए, इस यहाँ पर किस तरह का एक्शन अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से लेवल्स को वॉच करेंगे आप? गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस ढंग से हमने वॉलिटिलिटी भी देखी, अगर पिछले 1.5-2 महीने की बात करें तो कच्चे तेल में एट पॉइंट ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि $25 की भी बड़ी गिरावट थी। नो डाउट कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखी, जिस ढंग से एक सीपीसी पाइपलाइन में जो कंसर्न्स बना था, जिसकी वजह से प्राइजेस में गेन दिखाई दे रहा, बट ये एक टेम्पररी गेन है। बट ओवरऑल जिस ढंग से हमने देखा कि यूएस और बाकी इकोनॉमी भी अब एनर्जी इन्फ्लेशन से प्रभावित हो रही है, तो कोशिश की जा रही है कि $90 तक का लेवल लिया जाए, जिसके चलते प्राइजेस में प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा। बट कल की जो रिकवरी आज थोड़ा बहुत दिखाई देगा, जिसके चलते 8100 पे एमसीएक्स पे कच्चा तेल लेना चाहिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 8350 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओवरऑल आने वाले दिनों में कच्चे तेल में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, जिनसे सप्लाई ओपेक की ओर से और बाकी जो कंसर्न्स रिसेशन का बना हुआ है, ये दबाव रखेगा। तो टेम्पररी आज इंट्राडे में तेजी का रुख रह सकता है। ओके, तो ये जो तेज़ी आई है टेम्परेरी है, इसके लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो वीकनेस का ही दिखाई दे रहा है कच्चे तेल, क्योंकि दाम को कम रखने की ही कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा सोने चांदी में क्या व्यू बन रहा है आपका अजय? जैसे यूएस के फेड के अपडेट आए उसके बाद हमने देखा प्राइजेस में थोड़े सपोर्ट तो मिले हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो रिसेशन का जो खतरा बनना है वो गोल्ड को आगे जाके सपोर्ट करेगा। बट टाइमिंग हम देखते हैं, जब भी ऐसा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बनता है तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर में ड्रॉप आता है, जिसके चलते पिछले 1 महीने से हमने सोने और चांदी में गिरावट दिख रही है। बट कहीं ना कहीं फेड के मीट्स के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लगा, तो टेम्पररी बाउंस हम सोने और चांदी में भी देखेंगे, जहाँ डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट भी कर रही है। तो आज अगस्त वायदा 50,500 पे बाय करेंगे। लिमिटेड अपसाइड 51,000 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी में भी काफी ज्यादा इरोशन हमने आते हुए देखा, बट जिस ढंग से कल बेस मेटल में जंप आया है चाइना के अंदर जो स्टिमुलस की बात हो रही है उसके बाद, तो 56,500 पे चांदी लेके चल सकते हैं। 57,200 से लेकर 57,800 तक का एक स्ट्रॉन्ग पुलअप आज दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी एक तेज़ी बन सकती है, पुलअप रैली हो सकती है, और खरीदारी करके चलिए सोने चांदी दोनों में ही। अजय, हमने देखा कि मेटल्स में भी कल काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। चाइना में राहत पैकेज देने की बात की जा रही है। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या मेटल में जो इतनी गिरावट थी वो क्या बॉटम आउट हो चुकी है, अब यहाँ से हल्की रैली एक्सपेक्ट करें हम? टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो बॉटम आउट होता हुआ दिखाई तो दे रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे, रिसेशन का खतरा और मैन्युफैक्चरिंग नंबर बाकी इकोनॉमी से जो खराब आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे एक लोअर लेवल पे दबाव और दे रहा है। बट जिस ढंग से कल चाइना से जो अपडेट आए, स्टेप्स आए हैं, वो प्राइजेस पे एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। तो टेम्पररी हम ऐसे मूव आते हुए देखते रहेंगे। उसी में कॉपर इज अ लीडर फॉर ऑल बेस मेटल और इकोनॉमी, जो हमें लगता है कि कल जिस ढंग से रिकवरी किया है आज भी वो कंटिन्यू रह सकता है। 660 पे बाय करके चलिए, 675 का इमीडिएट टारगेट। दूसरी कमोडिटी रहेगी जिंक। जिंक में भी हमने काफी कल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आते हुए देखा, वहां पे भी हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकेगा। तो ओवरऑल एक रिकवरी मिलती हुई दिखाई देगी बेस मेटल में। ओके, तो कॉपर और जिंक बेस मेटल में यहाँ पर खरीदारी करने की राय। इसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ में अजय आपकी कोई रणनीति है आज के लिए?
एग्री में अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीने से ही लिक्विडिटी क्रंच की वजह से सभी एग्री के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि कैश क्रंचेस के चलते दबाव कंटिन्यू बना रहेगा। वहीं कॉटन की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में हमने देखा 90 सेंट का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर ले रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में स्लोइंग थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है। मानसून प्रोग्रेस अच्छा है, जिसके चलते कॉटन में फिर से दबाव बनेगा। कल हमने एक अच्छी रैली जरूर देखी है, बट सोइंग को देखते हुए और डिमांड कंसर्न को देखते हुए प्राइस एक दायरे में ही रहेगा, जो 40,000 से लेकर 44,000 का रेंज रहेगा। तो उसी को देखते हुए 41,800 पे M6 कॉटन बेचना चाहिए, तो 40,800 तक का एक स्ट्रॉन्ग पुल अप दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय कॉटन पर भी आपको दे दी गई। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एक एक करके हमने आपको बताया कच्चे तेल में भी हल्की रैली दे सकती है, लेकिन टेम्परेरी रहेगी, ये ध्यान रखिए। तो ओवरऑल ट्रेंड कमजोरी का ही दिखाई दे रहा है, बट आज आप 8,240, 8,350 ये लेवल है MCX पर, इस पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर और जिंक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। गोल्ड सिल्वर में भी एक पुल अप रैली दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस और टारगेट आपको सुझा दिया गया है। कॉटन में बिक्वारी करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। तो चलिए, ये तो एक्शन हमने आपको बताया कमोडिटी मार्केट्स में। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम हिंडाल्को से। तो CLSA ने हिंडाल्को पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 580 प्रति शेयर का। स्ट्रेस के सिनेरियो में भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। स्टॉक का जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है अगर हम उसके रिजिलियंट यानी कि मजबूत अर्निंग्स पे नज़र करते हैं तो। नोवेलिस के जो रिजल्ट्स है वो पिछले 15 साल में स्टेबल ग्रोथ भी इंडिकेट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स जो चाइना से होते हैं उसमें भी एक ग्रोथ नज़र आ रहा है, और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए CLSA ने हिंडाल्को पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। फोकस करिएगा TVS मोटर्स पर भी। CLSA ने ये स्टॉक पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 922 प्रति शेयर का। TVS ने रॉनिन नाम की एक बाइक जो रिलीज़ की थी, वो बाइक एक क्रूज़र मोटरसाइकिल सेगमेंट में TVS की एंट्री को मार्क करता है। रॉनिन के पास काफ़ी लेटेस्ट फीचर्स है जिसके कारण जो यंग बायर्स है वो आकर्षक होते हैं। TVS इन्हीं स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस के बेसिस पर मार्केट शेयर गेन करता हुआ नजर आ रहा है, और ओवरऑल देखें तो CLSA ने TVS मोटर्स पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। फोकस करिएगा ITC पर। मॉर्गन स्टैनली ने ITC पर वो वेट की राय को बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 293 प्रति शेयर का। अगले 30 दिन में शेयर प्राइस कंट्री इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की उम्मीद है। ITC Q1 में मजबूत नतीजे अनाउंस करेगा, ये भी उम्मीद कर रहा है मॉर्गन स्टैनली, और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। फोकस करिए टाटा मोटर्स पर। BJP मॉर्गन ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 525 प्रति शेयर का। अगर JLR की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स वीक नजर आए, हालांकि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। JLR के जो Q1 FY23 रिटेल सेल्स है, हालांकि उसमें करीब 37% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन नज़र आई। उनके मुताबिक ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन से मार्जिन्स में सुधार आ सकता है, और इसी के चलते JP मॉर्गन ने टाटा मोटर्स पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। और आखिर में फोकस करिएगा ICICI लोम्बार्ड पर। मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर, और लक्ष्य रखा है 1,500 प्रति शेयर का। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री करीब 12% का कैगर, हेल्थी कैगर ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। ICICI लोम्बार्ड भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस प्लेयर है, और ये अब ऑटो सेल्स में होने वाले रिवाइवल से बेनिफिट हो सकता है, और इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने ICICI लोम्बार्ड पर कवरेज शुरू की और लक्ष्य रखा 1,500 प्रति शेयर। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, और दिन के दौरान इसमें कुछ हलचल और एक्शन भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू आपको सुनवा देते हैं। और टाटा म्यूचुअल फंड के CIO राहुल सिंह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कमोडिटी की कीमतों में कमी भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, और उनके मुताबिक ऐसे माहौल में बैंकिंग और कैपिटल गुड्स में निवेश करने की राय वो दे रहे हैं। जो इंडिया की जो सिचुएशन कमोडिटी पे काफी निर्भर करती है कि कमोडिटी प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, और अगर कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं और माइल्ड रिसेशन की एक सिनेरियो बनती है, तो वो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है।
और यही जो चीज है ये मार्केट में अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। मार्केट में इसी को लेके थोड़ी जो एक बोलते हैं रिलीफ एक तरीके से आ रही है। अब हमें देखना ये होगा कि वर्ल्ड में जो रिसेशन की जो बात चल रही है वो कितनी बड़ी रिसेशन हो सकती है, कितना बड़ा स्लो डाउन हो सकता है। क्योंकि अगर बहुत डीप रिसेशन हुई तो हमारी मार्केट्स भी उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ, अगर माइल्ड रिसेशन हुआ, फेडरल रिजर्व ने एक सॉफ्ट लैंडिंग क्रिएट कर दी जहां धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेशन किल होता है, तो वो मार्केट्स के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा। और वही थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है आज के दिन मार्केट में। तो इंडिया के लिए मैं बोलूंगा कि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होना इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। भले ही इंडियन कमोडिटी स्टॉक्स उसकी वजह से भी हिट होंगे, लेकिन ओवरऑल मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। फंडामेंटली जो बैंकिंग सेक्टर पे रिस्क है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है, इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर है क्योंकि आरबीआई रेट नहीं इंक्रीज कर रही थी, रेपो रेट, और तीसरी बात जो फिनटेक से डिसरप्शन का रिस्क था बैंकिंग सेक्टर में, ये तीनों चीजें जो हैं पिछले 6 महीने में इन तीनों चीजों का रिस्क कम हो गया है और क्रेडिट ग्रोथ भी वापस आ गई है जैसा कि मैंने बोला। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा एक्सपोजर हाई था और वहाँ पे इंक्रीमेंटली वहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को ऐड किया है। और दूसरी जो हम सेगमेंट जिस पे पॉजिटिव हैं वो है कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ हद तक कैपेक्स साइकिल जो है, कैपेक्स साइकिल की एक शुरुआत हो गई है। 2-3 कारणों से, रिन्यूएबल हो गया, पीएलआई हो गया, कुछ जो फॉसिल फ्यूल ईएसजी कंप्लायंट सेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं उनमें भी कैपेक्स रिवाइवल हो रहा है। तो ये सब मिला जुला के एक छोटी मोटी एक वेव जो है कैपेक्स की शुरू हो गई है। और इसमें जो लिस्टेड कंपनी जो अच्छे पोजीशन हैं और जिन्हें फायदा हो रहा है वो कंपनीज में भी हमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा है बिजनेस में। एंड पिछले 8-10 साल में हम कैपेक्स साइकिल रिवाइवल की बात करते थे, बट रिवाइवल अभी तक नहीं हुई थी। अब जो है वो रिवाइवल की छोटी मोटी साइंस दिख रही हैं और साइंस बहुत पॉजिटिव है। और ये जो है ये मुझे लगता है कि एक बड़ा थीम बन सकता है आगे जाके। चलिए एक छोटा सा